Hello students, today in this particular session we are going to start a new subject, that is mechanical engineering, and this is for fourth semester civil department students. In this lecture, first of all we will introduce about the syllabus and then we will go for next topic. So let's start this lecture. Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering, and today I am going to start a new subject, that is the mechanical engineering for civil fourth semester students. ठीक है, इसमें एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है ना, ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और पढ़ना किसको है, सिविल डिपार्टमेंट को. ठीक है, एक्चुअली इसके पहले आप लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना होता था सिविल डिपार्टमेंट में जिसको थर्मोडायनामिक्स के नाम से हम लोग पढ़ते थे, है ना, टीडी बोलते थे शॉर्ट में, और इसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं. दिस इज द थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो एक पहले हुआ करता था पुराने वाले सब्जेक्ट में, जो आपका ओल्ड सिलेबस था, पहले वाला जो सिलेबस था उसमें हुआ करता था थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, जो कि आपको सिविल डिपार्टमेंट में ही पढ़ना होता था. अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि थर्ड सेम में होता था या फोर्थ सेम में होता था, बट इसी दोनों किसी सेमेस्टर में हुआ करता था. ठीक है, अब क्या किया है कि एक थर्मोडायनामिक्स को ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से आपको दे दिया गया है. बात समझ में आ रही है? ये जो थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ा जाता था, है ना, इसी के जगह पे लाया गया है किसको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. ठीक है, तो सिर्फ नाम नहीं चेंज किया गया. नाम क्यों चेंज करेगा? अगर सारा टॉपिक सेम होता तो फिर नाम चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो फिर थर्मोडायनामिक्स ही नाम रहता. ठीक है ना, नेम चेंज करने के साथ साथ कुछ काम भी चेंज किया गया है, मतलब टॉपिक भी ऐड किया गया है. टॉपिक चेंज करने का मतलब आप इन द सेंस ये समझेंगे कि टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड किया गया. जो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट था वो थर्मोडायनामिक्स को रहने दिया गया है ना, और इसके अलावे जो है आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है. ठीक है, और तब उसको नाम दे दिया गया क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, तो ये सिविल डिपार्टमेंट को पढ़ना है और वो भी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से दिया गया है. ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि पहले जो थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट था उसी के जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आया, और इसमें क्या किया गया कि थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक तो है ही, इसके अलावे जो है कुछ एडिशनल टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर दिया गया और फिर उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से दिया गया. बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग नेमिंग करने का मतलब उसका ये था कि मैकेनिकल इंजीनियर का जो सब्जेक्ट होता है, जो भी मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ना होता है सब्जेक्ट का, वो लगभग सारे सब्जेक्ट का, और खासकर आप ये बात करें कि थर्मल इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है वो थर्मल इंजीनियरिंग के टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया गया है. बेसिक टॉपिक्स को जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट दिया गया वो कुछ इस तरह से बनाया गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो थर्मल पार्ट होता है उसके बेसिक टॉपिक्स को, जो है ना स्टार्टिंग का टॉपिक्स होता है, वो सारे टॉपिक को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया, दैट इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक इसमें दिया गया फोर्थ सेमेस्टर सिविल डिपार्टमेंट में. एक्चुअली क्या है कि एज ए इंजीनियर ये होना चाहिए कि आपको बेसिक आइडिया हर किसी का होना चाहिए, है ना. जैसे थर्मोडायनामिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होता है. इवन आपको याद होगा कि आप 11th 12th में भी पढ़े होंगे इसका पार्ट, थर्मोडायनामिक्स का बेसिक चीजें. ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि आपको थर्मोडायनामिक्स जो है वो बहुत ही कॉमन चीजें होता है, एक कॉमन फेनोमिना होता है, एक तरह का एक नेचुरल फेनोमिना होता है. थर्मोडायनामिक्स क्या है, बेसिकली इट इज अ नेचुरल फेनोमिना जो जनरली, है ना, नेचुरली अकर्स करता है, और उसी को एक लॉ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसको थर्मोडायनामिक्स नाम दे देते हैं. ठीक है ना, तो आप सिंपली मानिए कि आपका जो थर्मोडायनामिक्स है बेसिक नेचुरल फेनोमिना है, नेचुरल अकरिंग प्रोसेस बहुत सारा इसमें होता है. जैसे आप जाइएगा तो पढ़िएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो वहां पे केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, क्लॉसियस प्लैंक्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं. बात समझ में आ रही है ना, तो क्या बताया जाएगा कि आपका जो हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की ओर होगा, ये आपको बताया जाएगा. सेकेंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़िएगा तो ये चीज आपको बताया जाएगा कि आपका हमेशा जो हीट ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। अब बताइए इसमें क्या नया है? अरे भाई ये तो नेचुरली होता ही है, हर कोई जानता है कि आपका मान लिया जाए कि किसी कप में हॉट टी लेते हैं, किसी कप में आप है ना हॉट टी लेते हैं, तो आपका हीट ट्रांसफर क्या कप से बाहर होता है या बाहर से कप के अंदर होता है? ऑब्वियस सी बात है कि कप से सराउंडिंग में, मतलब अगर आप सिस्टम की बात करें, कप अगर एक सिस्टम है तो सिस्टम से सराउंडिंग, या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ही बात करें, अभी सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में, वहीं से स्टार्ट ही करते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, बट अभी हम लोग ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब जनरली हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग बोले कि हमेशा कप से क्या होगा तो बाहर की ओर हीट ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि कप में आपका हॉट टी है, इसका टेम्परेचर हाई है और बाहर टेम्परेचर आपका क्या है लो है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आपका हीट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। इसी को हम लोग कहां पढ़ते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बेसिकली ये था कि ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बोले कि थर्मोडायनामिक्स का जो टॉपिक सिविल डिपार्टमेंट में दिया गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो बेसिक चीज होता है, जो बेसिक आइडियाज होते हैं, है ना, एज ए इंजीनियर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक, है ना, तो पहले आपको ये थर्मोडायनामिक्स के नाम से ही सब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या किया गया, जो नया सिलेबस आपको चेंज हुआ, इसमें ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट को कर दिया गया और ये देखा गया कि थर्मोडायनामिक्स के अलावे भी कुछ टॉपिक्स ऐसा है जिसका बेसिक आइडिया होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, जैसे एयर कंडीशनिंग के बारे में, एयर जैसे एसी के बारे में, एयर कंडीशनिंग हम लोग पढ़ते हैं, एक टॉपिक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। ठीक है ना, तो इसका भी कुछ टॉपिक, बेसिक टॉपिक्स उठा के आपको डाल दिया गया, है ना, एज ए, है ना, एकेडमिक कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ होगा एक यूनिवर्सिटी वाले को कि आपको एक बेसिक आइडिया रेफ्रिजरेशन और एसी का भी होना चाहिए, एयर कंडीशन का भी होना चाहिए, तो उसका भी कुछ टॉपिक्स आपको जो है इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से पावर प्लांट का, पावर प्लांट एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना, और मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है ना, इस तरह का जो चीजें हैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वेपर पावर साइकिल्स पे ही काम करता है। तो पावर प्लांट का कुछ टॉपिक उठा करके आपको डाल दिया गया। अब पता नहीं उसको क्या लगा, उसको लगा होगा कि इसका भी बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पावर प्लांट का जैसे आपका गैस पावर साइकिल हो गया, वेपर पावर साइकिल हो गया, ठीक है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं उठा करके आपको इसमें ऐड कर दिया गया, है ना। तो हम क्या बोले कि थर्मोडायनामिक्स तो था ही, इसके अलावा क्या ऐड किया गया, तो कुछ आरएससी का टॉपिक ऐड किया गया, जिसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में, वेपर ऑब्जर्प्शन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये सब आरएससी का पार्ट होता है, जहां से कि उठा के कुछ टॉपिक आपको, है ना, इसमें ऐड कर दिया गया। थर्मोडायनामिक्स तो है ही पूरा, इसके अलावे की टॉपिक्स। ठीक है, फिर पावर प्लांट्स का 2 टॉपिक आपको ऐड कर दिया गया, गैस पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल। इसी तरह से आईसी इंजन एक टॉपिक पढ़ना होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना, हम बताएंगे इसके बारे में। आईसी इंजन के नाम से एक टॉपिक पढ़ना होता है, दिस इज द इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो इसका भी कुछ टॉपिक्स आपको जो है वो डाल दिया गया। ठीक है, और ये सारी चीजों को मिला करके एक नया सब्जेक्ट आपको बनाया गया और उसको बोला गया क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी हम आपको थोड़ा सा जो सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट जो है वो डिफाइन कहां से हुआ और कहां से आया। क्यों? क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना, जिस तरह से किसी के बारे में, अगर आप किसी के साथ रहने जा रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक, है ना, आपको आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से ये हमारा अब क्या है कि लगभग, है ना, 60 to 70 आवर्स हमारे साथ रहेगा। समझ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो है लगभग हम लोग, है ना, 60 to 70 आवर्स के आसपास साथ में बात करेंगे। तो इतने लंबे टाइम तक बात कर रहे हैं तो पहले इसके बारे में कुछ जान ले, है ना, कि ये कहां से आया, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा पढ़ने में। क्लियर? तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मेरा आया वो कहां से डिफाइंड हुआ। तो बेसिक आइडिया आपको ये होना चाहिए कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है उसका कुछ टॉपिक मिला के बनाया गया है, जिसमें थर्मोडायनामिक्स हो गया, कुछ आपका पावर प्लांट से हो गया, कुछ आपका आरएससी से हो गया, कुछ आपका आईसी इंजन से हो गया। ठीक है, अब बोलोगे कि इसके अलावे जो आपका
फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, दोनों सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, आप देखे भी हैं फोर्थ सेम में ही आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट चीजें आपको दोनों का क्या होता है, कॉमन होता है, और वो सब्जेक्ट भी दोनों को पढ़ना होता है। तो एज ए सिविल इंजीनियर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और आप जो है इधर का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पार्ट हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, थोड़ा सा आरएससी का, थोड़ा सा आईसी इंजन और थोड़ा सा पावर प्लांट का, ये सारा टॉपिक आप डील कर चुके हैं। अब सोचिए आप कितना सारा टॉपिक डील कर लिए मैकेनिकल इंजीनियर का, है ना। एफएम और सोम तो एकदम कंप्लीट आप डील किए हैं, इसके अलावा और वो दोनों के बारे में ये नहीं बोलेंगे कि वो मैकेनिकल इंजीनियर का है, वो तो ज्यादा सिविल में ही होता है, ठीक है। लेकिन एज ए मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, है ना, पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएससी, यहां से जो 4 टॉपिक को मिला, 4 सब्जेक्ट से जो टॉपिक उठाया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसका भी आपको बेसिक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लिया कि एकेडमिक को ये समझ में आता है ना, कि अब आप परफेक्ट इंजीनियर बनने के, है ना, कंडीशंस में आ गए हैं कि आपको हर चीज का बेसिक आइडिया हो गया। इवन आप देखे होंगे आपके सब्जेक्ट में मैनेजमेंट वगैरह का भी कुछ कुछ टॉपिक डाल दिया गया है। तो एज ए इंजीनियर, है ना, आपको ये इस तरह से प्रिपेयर कराया जाता है, इस तरह से तैयार किया जाता है कि आपका हर एक चीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है ना, किस सब्जेक्ट का कितना, ऑलमोस्ट हम एग्जैक्ट बात नहीं करेंगे, है ना, ऑलमोस्ट कितना वेटेज कहां से लिया गया है, थोड़ा सा हम इसकी बात कर लें और फिर हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस इंट्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन की, ठीक है ना। चलिए सिलेबस इंट्रोडक्शन में हम किस सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या है, दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना, जो हम अभी आपको बताएं थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो हम आपको दिए, ठीक है ना, हम लोग इसको एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक चीज हम और बता देते हैं, ये ऐसा टॉपिक्स है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपको बताएं ना। जैसे हम थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल दिए, थर्मोडायनामिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, जो हमारे आसपास में घटित होता है, जो घटनाएं घटता है उसी का एक कंक्लूजन है, उसी को एक सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे ना, जो आपको लगा कि अच्छा ये तो ऐसा हम लोग करते ही हैं, ऐसा तो होता ही है, बात समझ में आ रही है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे और वहां से कुछ अच्छी चीजों सीखने की टेक्निकली हम लोग को सीखने को मिलेगा। अब कोई भी चीज ऐसे जनरली आपको बहुत सारा चीज आपके आसपास होते रहता है और आपको पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है ना, लेकिन अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी किए हुए रहते हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आता है कि क्या होता है ना। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि आपका फैन रोटेट हो रहा है ना, आपको हवा मिल रहा है, आपको ठंडा फील हो रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन कभी आप सोचे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है। मान लिया मुझे, मतलब एक फैन जो चल रहा है इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना। आप सोचिए कि एक तो आप बिना कुछ जाने इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आपको ठंडा लग रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते कि ये कैसे वर्क करता है फैन मेरा, इसका फंक्शन क्या है ना, कौन सी एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, तो आपको कितना अच्छा लगता, ये अच्छा फील होता है ना, बिल्कुल होता है। और ये चीजें जब आपको होने लगे तो समझिए कि अब आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हम ये बात कर रहे थे कि अब फैन के बारे में थोड़ा सा आपको ये पता होता कि ये है ना, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, वहां से हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर के थ्रू। फिर ये रोटेट करता है, तो रोटेट करने के बाद इसमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है शाफ्ट के थ्रू, है ना। इसका शाफ्ट क्या करता है, रोटेट करता है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आता है। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी जो है एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड में कन्वर्ट होता है और तब जाके हम उसको एंजॉय करते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको अगर सिस्टमैटिक वे में अच्छे से पता हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं ना।
यही चीज होता है, यही चीज होता है एग्जैक्टली किसी भी सब्जेक्ट में, कि अगर आप स्टडी किए हुए हैं तो आप इसको बहुत, है ना, नियर बाय ऑब्जर्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपके आसपास कुछ होते रहेगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में, है ना, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा लिया गया है दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, जो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग स्टडी करेंगे दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, दिस इज द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। और लगभग 50% सिलेबस जो है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो नहीं बात कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं ना, एक पहले से जो है ऐड किया गया है टॉपिक्स। पहले हम लोग सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते थे और इसीलिए इसका सब्जेक्ट का नाम भी थर्मोडायनामिक्स था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। इसके कारण एक प्रॉब्लम्स ये भी हुआ कि सब्जेक्ट बहुत लेंदी हो गया है ना। आप समझ ही रहे ना कि जो पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट था वो कितने पे आ गया, 50% पे आ गया, है ना। 50% चीजें आपको ऐड किया गया, मतलब आपका 2 टाइम्स हो गया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सब्जेक्ट थोड़ा सा ही क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। ऐसे तो आपको इसमें जितना पढ़ाया जाए कम है, ठीक है, लेकिन चूंकि, है ना, आपको एक लिमिट तक ही बताया जाएगा चीजों को, नहीं तो फिर तो आप समझ रहे हैं कि आपको पावर प्लांट का सब्जेक्ट का है, थर्मोडायनामिक्स का है, फिर आपका, है ना, आरएसी का है, फिर आपको आईसी इंजन्स का है। अभी 4 सब्जेक्ट अलग अलग होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो चारों सब्जेक्ट अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये आपको सारे को मिला करके, कुछ कुछ टॉपिक को मिला के आपको सब्जेक्ट बनाया गया है। तो अगर डिटेल्स में बात करेंगे तो समझ रहे हैं 4 सब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है कि थर्मोडायनामिक्स को थ्रूली आपको पढ़ना है, ऑलमोस्ट टॉपिक्स जिसको डिटेल्स से पढ़ना है, क्योंकि आप ये नहीं पढ़ेंगे ना तो ये जो आपका 3 टॉपिक्स है ये आपको नहीं समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड है, इसी का एप्लीकेशन पार्ट बोला जाता है। ये थर्मोडायनामिक्स का जो है ये एप्लीकेशन पार्ट है ना, जिसमें पावर प्लांट हो गया, ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एंड दिस इज द इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है यही थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? तो जहां तक जिस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा हम आपको डील करेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन थर्मोडायनामिक्स आपको पहले अच्छे से पढ़ना होगा, इसीलिए ऑलमोस्ट 50% जो है सिलेबस आपको कवर करेगा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब सेकंड में, है ना। सेकंड सब्जेक्ट में जो है आप बोल सकते हैं कि आपको करना होगा दिस इज द पावर प्लांट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है। और ऑलमोस्ट हम बात करें तो 20% सब्जेक्ट, है ना, ऑलमोस्ट 20% सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस का है वो आपको कवर करता है कौन, पावर प्लांट, ठीक है। और इसमें आपको, है ना, अगर आप थर्मोडायनामिक्स में बात करें तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में। बात समझ में आ रही है? और पावर प्लांट में अगर हम बात करें तो पावर प्लांट में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ना है। कौन कौन? एक टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ना है गैस पावर साइकिल, फर्स्ट वन इज गैस पावर साइकिल, और सेकेंड टॉपिक्स आपको पढ़ना है दिस इज वेपर, दिस इज वेपर पावर साइकिल। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। कहां से? पावर प्लांट से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आपका जो गैस पावर साइकिल है मेनली इसमें हम लोग रैंकाइन साइकिल के बारे में आपको बताएंगे, और जो वेपर पावर साइकिल है मेनली इसमें हम लोग, है ना, सॉरी, ये जो आपका गैस पावर साइकिल्स है इसमें ब्रेटॉन साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गैस टरबाइंस पावर प्लांट आगे जाके हम बात करते हैं और वो ब्रेटॉन साइकिल पे ही काम करेगा। हम बात करेंगे डिटेल्स में जब आएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। और वेपर पावर साइकिल जो है और रैंकाइन साइकिल का हम लोग मेनली यहाँ पे बात करेंगे। तो ये 2 टॉपिक जो है आपको कहाँ से लिया गया है, दिस इज फ्रॉम द पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है यहाँ से 2 टॉपिक जो कि लगभग 20% ऑफ द सिलेबस कवर करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको
थर्ड सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट नंबर थर्ड होगा, ठीक है, दिस इज द RAC, दिस इज RAC, ठीक है। RAC का मतलब क्या हुआ? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, ठीक है ना। कहीं कहीं कंडीशनिंग भी लिखता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, चीजें सेम ही है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। मेनली RAC का मतलब हुआ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें कि कितना टॉपिक को कवर करता है ना, ये लगभग आपको ये भी बोल सकते हैं कि 20% के आसपास आपके सिलेबस को कवर करेगा, ऑलमोस्ट 20% के आसपास, ठीक है ना। इससे नो बात समझ में आ रही है। और इसमें जो आपको सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको लिया गया है ना, जो आपको RAC में जो टॉपिक्स लिया गया है आपके सिलेबस में, है ना, वो कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक चार्ट का। जो सबसे पहला टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, RAC में, दिस इज द साइकोमेट्रिक एंड साइकोमेट्रिक चार्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस भी होता है, हम बताएंगे सारे पॉइंट्स को जब सब्जेक्ट में आएंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहां से आपको लिया गया है, सबसे पहला टॉपिक लिया गया है, दिस इज द साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक चार्ट, दिस इज द साइकोमेट्री एंड साइकोमेट्रिक चार्ट, है ना। दिस इज द साइकोमेट्रिक एंड साइकोमेट्रिक चार्ट। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, ठीक है ना, तो सेंसिबल एंड लैटेंट हीट ट्रांसफर के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम बताएंगे क्या होता है सेंसिबल और लैटेंट हीट ट्रांसफर के बारे में। हालांकि बहुत जगह हम लोग थर्मोडायनामिक्स में भी डील कर देते हैं इसको, रिक्वायरमेंट पड़ता है तो, ठीक है ना। तो दिस इज द सेंसिबल एंड latent heat exchanger, latent heat exchange, ठीक है ना। सेकेंड टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा? सेंसिबल एंड लैटेंट हीट एक्सचेंज, क्लियर है। और भी टॉपिक्स है इसमें, अगर हम बात करें टॉपिक्स नंबर थर्ड का, ठीक है, टॉपिक्स नंबर, अब सारे टॉपिक्स को हम नहीं लिखेंगे, एक्चुअली आप देखिएगा साइट पे जाकर के, जहां से भी आपको अवेलेबल होगा सिलेबस, इतना सारा टॉपिक्स आपको लिखा है कि उतना लिखना ही पॉसिबल नहीं है। अभी बात समझ में आ रही है ना, एकदम पूरा एक पेज लिख दिया है कहानी की तरह। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही है, AQ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो टॉपिक्स को सिलेक्ट नहीं करता है, वो सीधे टॉपिक्स को उठाता है, जितना है सबको डाल देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स तो यहाँ पे आपको ऐसा भी मेंशन किया है जो कि किसी सब्जेक्ट से नहीं है, वो थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का जो टॉपिक्स होता है ना, उस टाइप का है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे वांडर वाली क्वेश्चंस के बारे में भी शायद बोल दिया है कि आपको पढ़ना है, जो कि 11th-12th में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस तरह के टॉपिक्स भी आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दे दिया गया है, तो उसको हम मिसलेनियस करके टॉपिक्स हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसी में हम उसको डील करेंगे, जो कि थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हट के टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेगा, गैस पावर साइकिल्स हम आपको मेंशन किए हैं, वो आपको कुछ ऐसा भी बोल सकता है कि कार्नोट साइकिल्स को आप, है ना, स्टडी कीजिए, किस में, वेपर पावर साइकिल्स में, ठीक है, या गैस पावर साइकिल्स में, या कंपैरिजन कीजिए वेपर पावर साइकिल्स का, तो वो करेंगे, इसके अंदर वो सारी चीज को करेंगे। लेकिन अभी हम लोग मेनली जो टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स है, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अदरवाइज हम लोग सिलेबस को ही डिस्कस करने में 2 घंटे लग जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो
सेंसिबल एंड लैटेंट हीट एक्सचेंज के बारे में हम बात कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक्स आपको दिया गया है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ना। हालांकि आप बात करें तो आरएससी का बहुत अच्छा खासा सिलेबस को कवर कर लेता है। ऐसे भी मैकेनिकल के लिए आरएससी बहुत छोटा सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो उसका लगभग चीजें आपको यहाँ पे कवर कर लेता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का ये 20% ही कवर करता है। समझिए कि आपका कितना लेंदी इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दिस इज द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। एंड सेकेंड पॉइंट आपका है इसी तरह से एक और साइकिल पढ़ना होता है, दिस इज द ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो ये आपका लगभग 4 पॉइंट्स जो है ना, इसमें साइकोमेट्रिक प्रोसेस वगैरह भी पढ़ना है तो हम करेंगे। सारा पॉइंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है वो हम आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से जो आरएससी सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट वहां से आपको लिया गया है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट आपका और बच गया, ठीक है। एंड दिस इज द सब्जेक्ट नंबर 4। ये आपका सब्जेक्ट नंबर 4 है और यहां से आपको लिया गया है दिस इज द आईसी इंजन। सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये आईसी इंजन है, ठीक है ना। और ये आपको ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कितना परसेंट हो गया, 50 to 70 to 90, 10% है ना आपके सिलेबस का। ऐसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वो अलग चीज है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका 2 टॉपिक इसमें दिया है आईसी इंजन सब्जेक्ट में, ठीक है ना, वो दोनों अच्छा खासा टॉपिक्स है। बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है आईसी इंजन्स का, है ना। दिस इज द ऑटो साइकिल्स एंड डीजल साइकिल्स, ठीक है। देखिए ये सब सब्जेक्ट बनाने का एक और रीजन है, जैसे बहुत सारा एग्जाम्स ऐसा होता है, जैसे मान लिया कि आपका बीपीएससी एई हो गया, बीपीएससी एई का एग्जाम्स जो है बहुत सारा वैकेंसीज इसमें आता है बिहार में, तो है ना। इसके पहले सिविल डिपार्टमेंट में आपको लगभग 1400 के आसपास वैकेंसी, 1300-1400 वैकेंसीज आपको आया था, जिसका भी इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। तो वहां पे भी ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, है ना, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपको आपके सिलेबस में है। जो आपका बीपीएससी एई के लिए जो सिविल का सिलेबस है उसमें भी ऑलमोस्ट यही सारा टॉपिक्स आपको दिया गया है। एक जनरल इंजीनियरिंग करके वहां पे सब्जेक्ट होता है ना, जो कि मैकेनिकल को भी पढ़ना है, सिविल को भी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो जनरल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और मेन रीजन यही है कि ये आपके लिए मतलब आपके सिविल डिपार्टमेंट में ये जो सारे टॉपिक्स दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म में, इसका मेन रीजन यही है कि ये जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक्स माना जाता है। और जनरल इंजीनियरिंग वगैरह जो है बहुत सारे एग्जाम्स में होता है सिलेबस में, जैसे आपका बीपीएससी एई हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और ये आपका लगभग 10% सिलेबस को कवर करेगा। आईसी इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग को मेनली 2 टॉपिक पढ़ना है। एक ऑटो साइकिल्स के बारे में, ठीक है, पहला हम लोग को ऑटो साइकिल्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हम लोग को डीजल साइकिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हम लोग को कहां से लेना है ना, इंटरनल कंबशन इंजन जो आपका आईसी इंजन है, यहां से आपका 2 टॉपिक्स लेना है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो हम आपको बात कर रहे थे। अब हम लोग आएंगे 1 by 1 पे। जैसे हम लोग पहला कौन सा अब स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनामिक्स का। क्यों? 50% सिलेबस आपको थर्मोडायनामिक्स से ही पढ़ना है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके टॉपिक्स को हम मेंशन नहीं किए हैं, हम क्या बोल दिए हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पे
है ना, पढ़ना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, इसीलिए इसको हम अलग से मेंशन नहीं किए। इसको करेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ रहे ना, ये पूरे सब्जेक्ट का ही टॉपिक्स हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसको हम करेंगे जब हम सब्जेक्ट पे आएंगे ना कि हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किए, ठीक है, तो उस समय हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, हम इसको वहां पे मेंशन कर देंगे और फिर 1 बाय 1 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही यही है, पढ़ाने का तरीका ही यही है कि जब भी कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में प्रॉपर बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या, कहां से आया है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तभी हम फिर 1 बाय 1 उसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जब थर्मोडायनेमिक्स का बात करेंगे, अभी हम जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे ना, उस समय हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और फिर वो टॉपिक्स को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये अभी हम बात कर लिए किसकी, मैकेनिकल सब्जेक्ट के बारे में, कि मैकेनिकल सब्जेक्ट है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है और कहां से आया है, ठीक है। तो हम 2-3 पॉइंट आपको बताएं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोड्यूस करने के कारण कि ये आपका बेसिक फिनोमिना होता है, कुछ चीजों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंजीनियर का वो यहाँ पे दिया गया है आपको। और दूसरा आप ये माने कि जनरल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए जनरल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक डिफाइंड होता है वो सारे टॉपिक को कंसीडर करके आपको, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को बनाया गया है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण आपको ये सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है, और देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और फिर उसको हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सिलेबस इंट्रोडक्शन ही रहेगा अभी भी, है ना, क्योंकि अब हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। चलिए थर्मोडायनामिक्स हो गया। थर्मोडायनामिक्स में जो हम सबसे पहला, ये 1 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये 1 का मतलब हुआ कि ये 1, 2, 3, 4 जो सब्जेक्ट हम लोग बात किए ना, इसका 1 हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यस या नो। चलिए तो थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब ए हम 1 एक इस तरह से देते हैं, A1 का मतलब हुआ कि थर्मोडायनामिक्स का जो पहला चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है। ये 1 का मतलब क्या हुआ कि ये 4 सब्जेक्ट का पहला सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स से हम बात कर रहे हैं। और अब यहाँ पे इसका 1 का मतलब हुआ कि थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होगा हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, पहला चैप्टर होगा हमारा। इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट ऑफ टॉपिक्स लाइक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। इसी में बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजों हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, दिस इज द, है ना, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिस इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे इसमें, है ना, थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में, ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे दिस इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम का मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करेंगे ना, यस या नो। तो सेकेंड वन इज दिस इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जो बात करेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, टाइप्स ऑफ, इसको प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का मतलब कौन सा सिस्टम, तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सिस्टम तो हो ही गया ना, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। हम बताएंगे बहुत डिटेल्स में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ये, है ना। जब हम डिटेल्स में आएंगे तो बताएंगे कि हम थर्मोडायनामिक्स में कौन से अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं और क्यों करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक approach है ना, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। कौन से अप्रोच की हम बात करते हैं, हम इसकी बात करेंगे, जब डिटेल्स में आएंगे तो हम बताएंगे आपको दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और हम लोग थर्मोडायनामिक्स में जनरली किस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जब हम आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट्स और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, this is the concept of temperature, heat and work, this is the concept of temperature, heat and work, हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। हम बताएंगे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर है। उसके बाद हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वर्क ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। जब तक हम लोग हीट के बारे में अच्छे से नहीं जाने कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस में कैसे फाइंड करते हैं, फिर वर्क ट्रांसफर क्या होता है, और डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग कैसे वर्क ट्रांसफर को निकालेंगे, जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होगा तब तक हम लोग आगे के टॉपिक्स में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, समझ रहे ना, ये सब टॉपिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है जो लास्ट वाला है, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर फर्स्ट का है, थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर होगा इसमें ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का, सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर मेरा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लियर है ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। आ जाइए सेकंड में, सेकंड पॉइंट हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी हम आगे बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। जैसे आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सीपी और सीबी, अगर आप इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो सीपी और सीबी नहीं समझ पाएंगे, जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, उसके लिए आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर इंटरनल एनर्जी होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक दिस इज द स्पेसिफिक हीट,
स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, जो थर्ड पॉइंट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, दिस इज द एंथैल्पी। हम लोग एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टडी फ्लो ऑफ एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में जो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, SFEE, ठीक है ना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जो भी आप पढ़ेंगे गैस पावर साइकिल, जो पावर प्लांट का टॉपिक हम बता रहे थे आपको कि पावर प्लांट में जो आपको पढ़ना है गैस पावर साइकिल के बारे में, वेपर पावर साइकिल्स के बारे में, इस सारा जो है इस सारे का एप्लीकेशन कहां से आता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही आएगा। यहाँ पे जो भी रिलेशन निकालेंगे, टरबाइन वर्क हो गया, कंप्रेसर वर्क हो गया, पंप वर्क हो गया, ये सारा जो है कहां से आएगा, आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही आता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशंस भी बताएंगे, फिर इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे, क्लियर है। इसी में जो है अनस्टडी फ्लो का भी एक इक्वेशंस पढ़ना होता है, तो यहाँ पे हम लगले उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है अनस्टडी फ्लो का भी एक पढ़ना होता है, तो लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अनस्टडी फ्लो, ठीक है। आप अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे ना, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो, ठीक है, वही प्रोसेस है, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। आपको समझ में आता होगा कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है ना, कि अगर कोई फ्लो जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करता है किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे, यही ना जी, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे अगर टाइम के साथ नहीं चेंज करता तो हम लोग उसको स्टडी फ्लो बोलते हैं, और टाइम के साथ अगर चेंज कर रहा है तो वो अनस्टडी फ्लो कहलाता है, ठीक है। तो उसी का इक्वेशन हम वहां पे थोड़ा सा और भी डिफरेंट वे में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या हो रहा है। मेनली थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ये बात करते हैं कि स्टडी फ्लो का मतलब ये हुआ कि जितना मास इंटर कर रहा है उतना ही आउट करेगा, जितना एनर्जी इंटर कर रहा है उतना ही आउट करेगा, है ना, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अरे जितना इन किया उतना आउट किया, तो कोई चेंजेस कहाँ, टाइम के साथ कहाँ चेंज किया, बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल से देखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को, और इसका डेरिवेशंस भी हम वहां से डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जो चैप्टर नंबर हम लोग को थर्ड पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको है ना, थर्ड में आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, फर्स्ट में हम आपको मेनली जो हम लोग को पढ़ना होता है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम आपको डील करेंगे, और लास्ट जो आपको थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस है, ठीक है। तो 2 हो गया, तीसरा हम लोग बात करेंगे, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड नंबर, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लियर है ना, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बातें समझ में आ रही है। सबसे पहले हम इसमें किसकी बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे जो टॉपिक पढ़ना होता है थर्मल एनर्जी में 2 तरह का हम लोग बात करते हैं, है ना, रिजर्वर का, एक को सिंक बोलते हैं और एक को सोर्स बोलते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स का। हालांकि सेकेंड लॉ का जनरली लोग बोलते हैं कि स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ जो हम लोग टॉपिक पढ़ाए स्टार्ट करते हैं ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग केल्विन और क्लॉसियस प्लांक स्टेटमेंट से हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे आपको, दैट इज नोन एज, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, है ना, थर्मल एनर्जी रिजर्वर, जिसको सिंक और सोर्स के नाम से हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको नाम क्या देते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वर, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी रिजर्वर, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी जो रिजर्वर होता है, इसमें 2 तरह से हम बात करेंगे, एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है ना। जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं वो सिंक कहलाता है, और जहां पे हम रिजेक्ट करते हैं उसको
जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं वो सोर्स कहलाता है, और जहां पे हम उसको रिजेक्ट करते हैं वो सिंक कहलाता है। तो हम आगे इसको डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना, जब टॉपिक्स पे आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा केल्विन एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, ठीक है। तीसरा है ना टॉपिक, पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है ना। थर्ड में हम आपको बात करेंगे केल्विन एंड क्लॉसियस एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? चलिए आइए, अब इसमें एप्लीकेशन में हम बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, जैसे हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है ना। हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो कहां से आता है ना। ये सारा का सारा पॉइंट जो है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये हम जब आएंगे टॉपिक्स पे तो वो चीजों को भी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोले कि हम पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं। अब इसमें हर एक पॉइंट को नहीं करने जा सकते ना, हर एक पॉइंट को कीजिएगा तो फिर तो जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है वही हो जाएगा। तो आप देखिए ना सिलेबस कितना लेंदी है, पूरे आपको लगता है कि है ना उसको हम करने जाएंगे तो 2 घंटे की टाइम लग जाएगा। तो जो अंदर का पॉइंट, जो सब टॉपिक्स है, हम मेन टॉपिक्स यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, जो सब टॉपिक्स है उसके अंदर की चीजें हम जब उस टॉपिक पे आएंगे ना तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो इसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम इसके अंदर आएंगे ना तो हम आपको बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होता है, इसमें एक इंट्रोपी के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और लास्ट में थोड़ा सा एक्सेर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम आपको डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। हम जो आपको डिफाइन किए, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, कुछ टॉपिक को आगे पीछे करते हैं, मिक्सअप करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये सिस्टमैटिक टॉपिक्स है जो आपको समझने में ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। 4th नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, 3rd तक तो हो गया। 4th में हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है ना। दिस टॉपिक इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस, है ना। हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट है डायग्राम, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, एचएस डायग्राम, ये सारा जो डायग्राम है वो हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। एंड उसके बाद हम आपको यहाँ से, है ना, हालांकि तो एप्लीकेशन है, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर को, और यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करके हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर को हम लोग फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आपको, दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। दिस इज द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, thermodynamic properties of pure substances, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जो बात करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, मतलब क्या, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, ये सारी चीजें, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, डायग्राम, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, जिसमें आपका टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, है ना, जो भी होगा, पीटी डायग्राम, सब चीज हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारे चीज को हम यहाँ पे आपको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको इसी में टॉपिक्स में, हम लोग को जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना होता है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट ट्रांसफर इसको बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट ट्रांसफर। मान लिया किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफर हुआ तो कितना हुआ, वर्क ट्रांसफर हुआ तो कितना हुआ। अब वो सिस्टम दो तरह का हो सकता है। देखो सिस्टम जनरली हम लोग तीन तरह से डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में। कहाँ गया टाइप्स ऑफ सिस्टम जी, ये देखिए यहाँ पे। एक टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग तीन तरह से सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम जो होता है उसको हम लोग नॉन फ्लो सिस्टम बोलते हैं और जो ओपन सिस्टम होता है उसको हम लोग फ्लो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो दोनों में करेंगे, नॉन फ्लो और फ्लो दोनों में करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट ट्रांसफर इन नॉन फ्लो एंड फ्लो सिस्टम। इन नॉन फ्लो और एंड फ्लो सिस्टम, ठीक है ना। दोनों में बात करेंगे, नॉन फ्लो में भी और फ्लो सिस्टम में, या फ्लो प्रोसेस जो भी बात करें, ठीक है ना। चीजें सेम ही आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या बच गया, लास्ट वन ना, लास्ट वन इज 5 नंबर एंड दिस इज द थर्मोडायनामिक रिलेशंस। इसको कहां पे करें, यहाँ पे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इतना जगह में होगा नहीं, ठीक है। देखते हैं बाकी 2 पॉइंट जो बचेगा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ करते हैं, 2 ऊपर कर लेंगे, ठीक है। 3-4 पॉइंट इसमें ही पढ़ना है हम लोग को। तो जो 5 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 5th नंबर चैप्टर, दिस इज द थर्मोडायनामिक्स रिलेशन। थर्मोडायनामिक्स रिलेशन, थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस, ठीक है ना। रिलेशंस में बहुत सारे रिलेशंस को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम लोग का होगा मैक्सवेल इक्वेशंस, है ना। ये मैक्सवेल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमको यहाँ पे, तो मेनली हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस ही पढ़ेंगे। इसके अलावा भी क्लॉसियस कैप्लॉन इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, दिस इज द थर्मो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एक्चुअली क्या है ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस है या फिर क्लॉसियस कैप्लॉन इक्वेशंस है, इसके लिए एक एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज द डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हालांकि मैथमेटिक्स में आप नाम सुने होंगे, लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और बिना मैथ और फिजिक्स का तो कोई सब्जेक्ट चलता नहीं है साइंस में, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो आएगा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का, थोड़ा सा हम तभी हम आगे अच्छे से समझा पाएंगे आपको। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम आपको बताएंगे, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट हम आपको जो बताएंगे, दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, दिस इज द मैक्सवेल, अलग अलग इक्वेशंस होता है, इसमें बताएंगे आपको। दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड में हम बताएंगे आपको क्लॉसियस कैप्लॉन इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। थर्ड नंबर में होगा क्लॉसियस कैप्लॉन इक्वेशन, दिस इज द CLA, क्लॉसियस कैप्लॉन इक्वेशन, ठीक है ना। क्लॉसियस स्पेलिंग देखिएगा, क्लैप्लॉन इक्वेशन, ठीक है ना। क्लैप्लॉन इक्वेशंस, क्लियर है। एक पॉइंट्स और इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। एक पॉइंट और इसमें पढ़ना है हम लोग को, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, बेटर होगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे, दिस इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये आपका लास्ट पॉइंट होगा, क्लियर है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट। एक कंप्लीट सिलेबस आपका किसका है, थर्मोडायनामिक्स का। चीजें समझ में आ रही है। एक कंप्लीट सिलेबस आपका किसका है, थर्मोडायनामिक्स का। देखिए कितना सिंपल हम लोग याद रहेगा। और देखिए आपको सब्जेक्ट का अगर कंटेंट याद है ना, कंटेंट का मतलब
कि सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है। अगर ये चीज आपके माइंड में है तो आपको सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा थर्मोडायनामिक्स का, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, पहले आप चैप्टर याद रखिए कि पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। और फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस के बारे में। पहले आप ये 5 चैप्टर्स को माइंड में रखिए कि पूरे थर्मोडायनामिक्स में हमको 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कौन, थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड में पावर प्लांट, थर्ड में आरएससी और फोर्थ में आईसी इंजन। हम सबका ऑलमोस्ट डिटेल के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले आएंगे किस पे, थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। कौन कौन, 5 टॉपिक मतलब चैप्टर्स। ठीक है ना, चैप्टर के बाद टॉपिक तो हम बताएंगे अलग से। चैप्टर में पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फोर्थ में क्या है आपका प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, और फिफ्थ में थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस के बारे में। ये 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर्स में टॉपिक्स कौन कौन से है, तो ये भी हम आपको बहुत बेसिक वे में कंसेप्ट कर दिए कि सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स सिस्टम के बारे में बताएंगे कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम होता क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 तरह से हम लोग बात करते हैं ना, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है ना, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक के बारे में। एंड लास्ट में हम लोग टेम्परेचर, हीट और वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट का मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आपका किसका कॉन्सेप्ट देता है, ये आपको देता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरह से फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में, इंथैल्पी के बारे में, फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्लियर। चैप्टर 3 में जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सबसे पहले थर्मल एनर्जी रिजर्वर के बारे में पढ़ने होंगे, जिसमें हमको 2 तरह से बात करते हैं। एक हम लोग बात करते हैं सोर्स का और दूसरा हम लोग बात करते हैं सिंक का। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरह से। क्लियर है। फिर केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन। फिर एक एंट्रोपी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है और बहुत है ना, आपको यहाँ पे क्या है स्लाइटली कंफ्यूजन रहता है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और एक्जर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्योर सब्सटेंसेस में कुछ पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और फिर आपको थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस के लिए हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर मैक्सवेल कैप्लॉन इक्वेशंस एंड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो है ना, हम एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको दे दिए सिलेबस का, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहां से क्या पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सब्जेक्ट में 1 बाय 1 का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके।